नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। रामचंद्र तिवारी को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं और अभी तक आपको बता दूं कि इससे पहले की क्लास में भरतन युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग के जो निबंधकार थे जो रामचंद्र तिवारी में हैं, इस बात को याद रखना। मैं रामचंद्र तिवारी को गद्य साहित्य का संपूर्ण इतिहास आपको पढ़ाने वाला हूँ। कारण ये है कि आपको मैं फिर बता देता हूँ कि किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले, अभी इंटीग्रेट की भी वैकेंसी आने वाली हैं, आ गई हैं, जो कि 26-28 तारीख से उनका नोटिफिकेशन जो है फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे हिंदी की। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर रामचंद्र तिवारी गद्य के लिए और पद्य के लिए देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह, इन दोनों को, तीन बुकों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। इस बात को याद रखना। हिंदी जिसमें साहित्य पूछा जाता है इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं। छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य। इस बात का याद रखना है कि हिंदी निबंध लेखकों की दो पीढ़ियाँ, जिसमें छायावादोत्तर में दो पीढ़ियाँ समांतर चल रही हैं। पहली पीढ़ी उन निबंधकारों की है जो छायावादी युग या उसके कुछ बाद से लिखते आ रहे हैं और अब दिवंगत हो गए हैं, चले गए हैं। दूसरी पीढ़ी नए लेखकों की है जिनमें विषय और शैली दोनों की नवीनता है। बहुत अच्छे यहाँ पे छायोत्तर काल हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। अब देखते हैं पहली पीढ़ी पे कौन कौन से निबंधकार थे, ये बात आपको समझनी है। पहली पीढ़ी में सबसे पहले आते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। बिल्कुल नहीं भूलना है, समय सबका याद रखना है। माखनलाल का जन्म कब हुआ था? 1889 में। 8-9 दिन हुए थे, आपको पता है। 8 से 9 दिन तक लगातार कान्हा ने माखन खाया था, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद का समय 1890, संपूर्णानंद 1890, बहुत अच्छे। माखनलाल 89, संपूर्णा 90, माखनलाल 89, संपूर्ण 90, ठीक है। पंडित आगे बढ़ते हैं। पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी, इनका समय 1890। देखो, संपूर्णानंद और राम प्रसाद त्रिपाठी दोनों का समय एक है, 90-90-90। माखनलाल 89, संपूर्णा 90, राम प्रसाद 90, याद रखना। शिव पूजन सहाय, इनका समय क्या है? 1893। फिर से आ जाइए। माखनलाल 89, संपूर्णानंद राम प्रसाद त्रिपाठी 90, शिव पूजन सहाय 1893। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका समय क्या है? 1894, 1894, बहुत अच्छा। एक बार परशुराम चतुर्वेदी, इनका भी समय 1894 में है। अगर आपको फिर से देखना है तो देखते हैं। सबसे पहले बच्चा माखनलाल, इनका समय क्या हो जाएगा? 1889। फिर आ जाएंगे संपूर्णानंद और कब आ जाएंगे? राम प्रसाद त्रिपाठी, इनका समय कब आ जाएगा? 90 में। शिव पूजन सहाय का समय क्या है बच्चा? 93। फिर आ जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका बेटा कब समय आएगा? 1894, याद रखना। माखन 89 और SR 90, संपूर्णा राम प्रसाद 90, शिव पूजन S 93, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 94 और परशुराम चतुर्वेदी, दोनों लोगों का समय 94 है। बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1894, 1971, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, परशुराम चतुर्वेदी हो गया, सियाराम शरण गुप्त 1895 हो गए। फिर आते हैं श्री वियोगी हरि, जिनका समय 1896। श्री वियोगी हरि का समय क्या? 1896। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 1897, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का समय क्या है बच्चा? 1897। सियाराम शरण गुप्त 95, श्री वियोगी हरि 96, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा बच्चा 97। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका समय क्या है? 1900। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका समय क्या है बच्चा? 1900। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका समय 1896, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका समय क्या? 1896, ठीक है। फिर आते हैं, देखा जाए, ठीक है, इलास चंद्र जोशी, इलास चंद्र जोशी, देखो एक बात, सबसे अच्छी बात, इलास चंद्र जोशी का समय कब आया था बच्चा? 1902 में। रामवृक्ष बेनीपुरी 1896,
पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900। ये देखो तीनों रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इधर हो गए श्री योगी हर, इनका समय 1896, ठीक 1896। अब इन तीनों को कैसे याद करें? देखो इन तीनों को हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। एक तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए, जो कि इनका समय 1900 है। पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900, इस बात का रखना। राम वृक्ष बेनीपुरी 1896। अच्छा, इनका समय बाद में कैसे 1896। इलास चंद्र जोशी, इनका समय 1902 है। क्या? अच्छा, कभी आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा देखा होगा, मार तो पीट देखी होगी, और जब भी मार पीट होती है हमेशा दो लोगों में होती है, मतलब एक दूसरे को मारेंगे तो हमेशा मारपीट किसमें होगी? दो में। याद रखना, जोश से मारपीट होती है दो लोगों में ही, जोश से। तो जोश ने याद रखना, दोनों लोगों में ही जोश होता है। 1902 इम्पोर्टेंट है। यशपाल, याद रखना 1903। इसको कैसे याद करें? देखो यशपाल में ला है, यशपाल में बच्चा क्या है? ला है। अगर हम ला को इस फॉर्म में लिख दें तो हमको दिखेगा लास्ट में 3, ठीक है। तो इससे बना सकते हो यशपाल का समय क्या है? 1903 में, ठीक, इम्पोर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल, ये क्या, इनका समय क्या है? 1904। क्या है बच्चा? 1904 में। कब है? 1904 में, इम्पोर्टेंट है 1904। ऐसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11, ठीक है। तो वैसे तो ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं चल पाएगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का समय क्या है? 1904। जैनेन्द्र कुमार का क्या है? 1905 में। जैनेन्द्र कुमार का 1905, इसे याद रखना। जैनेन्द्र में अगर अक्षर देखते हैं तो जा है, ना है, दा है, का है, मा है, रा है, इतने वर्ण। सिर्फ संपूर्ण वर्ण को देखो जो पूर्ण वर्ण है, तो जा, ना, दा, का, मा 5 है और 1905 बन गया। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, इनमें भी देख लेते हैं 5 ही हैं, शर्मा छोड़ दीजिए, नाम नाम देखते हैं, ठीक है। विनय मोहन में 5 अक्षर हैं, तो हो गया 1905, याद हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी 1905 में याद रखना। शांत प्रिय द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, इनका समय 1906 में। इनका समय याद भी नहीं रखना, जिनको याद करा रहा हूँ उनको याद रखना। नंदलाल वाजपेयी का समय याद रखना है 1906 में, ठीक है। देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 3 9, ठीक है, 1906 नंदलाल वाजपेयी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1906, दोनों लोगों का समय 1906 ही में आया है, ठीक। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका देखो 3 लोग हो गए 1906 में। एक नंद विश्व कन्हैया, नंदलाल वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीनों 1906 में जन्मे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा और राजबली पांडे, इन तीनों का एक समय है। हजारी प्रसाद, महादेवी वर्मा, राजबली पांडे। हजारी प्रसाद और महादेवी वर्मा और राजबली पांडे। हजारी प्रसाद, महादेव वर्मा, राजबली पांडे 1907 में इनका समय है, ठीक, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और आते हैं, इनके साथ में हरिवंश राय बच्चन भी हैं। हरिवंश राय बच्चन है कौन सी? वही मधुशाला वाले, ठीक है, 1907 में, इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय 1908 में, ठीक। महाराज कुमार रघुवीर सिंह 1908, महाराज कुमार रघुवीर सिंह 1908। रामधारी सिंह दिनकर 1908, अब बिल्कुल नहीं बोलना है रामधारी सिंह दिनकर। 3 लोग हो गए, कौन कौन से कवि हैं? एक तो देख लेते हैं, देखो ये तीनों कवि। एक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय 1908, अच्छी बात है, और महाराज कुमार रघुवीर सिंह 1908 और रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर को नहीं बोलना है, 1908 में उनका जन्म हुआ था, इम्पोर्टेंट है। फिर राजनाथ पांडे 1910 में, इंद्रनाथ मदान 1914 हो गए, राम आधार सिंह 1913। ये इतने पहले पीढ़ी के कवि हैं, कितने पहले पीढ़ी के कवि हैं, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इनमें डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक, और डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी। तीसरे आते हैं बच्चा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर राजबली पांडे तथा परशुराम चतुर्वेदी प्रभृति निबंधकार ने संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, शिक्षा, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर विचारपूर्ण निबंध लिखे हैं। कौन कौन? संपूर्णानंद, राम प्रसाद त्रिपाठी, धीरेन्द्र वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर राजबली पांडे, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, ठीक, बात समझ में आ गई। पारिभाषिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके निबंध लेख, आर्टिकल अधिक हैं, निबंध कम है।
श्री शिव पूजन सहाय निष्ठावान साहित्यकार रहे हैं। उनकी रचनावली के तीसरे खंड में उनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हैं। कितने? 200 निबंध प्रकाशित हैं, याद रखना। रचनावली के तीसरे खंड में 200 लगभग 200 निबंध प्रकाशित है। एक बात, आपके निबंध साहित्य भाषा, सामाजिक धार्मिक मूल्य, ठीक, फिर सामायिक, राजनीति आदि विषयों पर सूझबूझ साहित्यिक शैली में लिखे गए। कुछ निबंध याद रखना व्यंग्य गर्भित भी हैं। कौन कौन से हैं? आपके निबंधों में संवेदनशीलता के साथ ही नैतिक दृष्टि की अंतर्धारा निरंतर प्रभावित हुई है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। जहाँ पर मुझे ठहर के पढ़ाना होगा, ठहर के उनको रटा के फिर ही आगे बढ़ूंगा। जैसे इसमें कुछ हैं रामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, इनको मुझे रटना है, समझ में, ठीक है। डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय इतिहास को देखा जाए तो प्रगतिशील दृष्टि से देखने वाले साहित्यकार हैं। कौन? भगवत शरण उपाध्याय इतिहास को प्रगतिशील दृष्टि से देखने वाले साहित्यकार हैं। अच्छी बात है। आपने संस्कृति और कला संबंधी अनेक निबंध लिखे हैं। आपके इतिहास की मार्मिक घटनाओं को केंद्र बिंदु बनाकर लिखे गए निबंध आत्मव्यंजक, ललित और भावपूर्ण हैं। किसके? भगवत शरण उपाध्याय के, ठीक है। देखा जाए तो आत्मव्यंजक हैं, जो आत्मा से संबंधित हैं, कहने का अर्थ होता है जिसमें आत्मकथात्मक तरीके के, और ललितकार, जैसे ललित निबंध द्वारा अभी पढ़ते थे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है, और भावपूर्ण, जिसमें भावनाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? 3 निबंध याद रखना भगवत शरण उपाध्याय के। एक तो साहित्य और कला और सांस्कृतिक निबंध, दूसरा इतिहास साक्षी है। इसमें एक निबंध याद रखना इतिहास साक्षी है। इतिहास गवाह है या इतिहास साक्षी है, दोनों बात याद रखना। या तो आप रख लें इतिहास गवाह है, या रख लें इतिहास साक्षी है। इतिहास साक्षी है कि भगवत गीता पढ़ने वालों की कभी हार नहीं हुई है। वो हर चीज़, वो चीज़ पा गए हैं जिनको उनकी ज़रूरत है, यानी प्रभु को समझ लो एक बार दर्शन भी कर सकते हैं भगवत गीता पढ़ने वाले। तो इतिहास साक्षी, इस बात को याद रखना। ऐसे ट्रिक भी निकलेंगी यहाँ से, ठीक, इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अपने चिंतन मनन के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली बात, चिंतन मनन खूब करते हैं, ठीक है। आपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पक्ष पर भारतीय दृष्टिकोण से विचार किया है। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। स्फुट विचार, जो कि 1953 में लिखा। स्फुट विचार निबंध किसका पूछा जाएगा? तो डॉक्टर संपूर्णानंद का। स्फुट विचार किसका है बच्चा? डॉक्टर संपूर्णानंद का। स्फुट विचार किसका है बच्चा? संपूर्णानंद। आपके निबंधों का महत्वपूर्ण संग्रह है। आगे बात करें तो भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध। भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध आपके निबंधों का दूसरा संग्रह है। आपके निबंधों का दूसरा संग्रह है। आपके निबंधों का दूसरा संग्रह। इस बात को अच्छी तरीके से समझें। आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी अगले आते हैं। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी इतिहास की गंभीर समस्याओं पर लिखते रहे। कौन? राम प्रसाद त्रिपाठी। इतिहास की खूब गंभीर इतिहास पे। हिंदी के प्राचीन कवियों के संबंध में आपके गवेषणात्मक निबंधों का विशेष महत्व है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा के संबंध में गंभीर किंतु सुलझे हुए विचार प्रस्तुत किए हैं। गंभीर किंतु सुलझे हुए विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे इनका निबंध है विचारधारा। स्फुट विचार जो किसका था? संपूर्णानंद का। विचारधारा जो कि 1953, वो भी 1953 में आया, ये राम प्रसाद त्रिपाठी का है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र आ गए आपके सामने। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनके तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र के सबसे पहली बात, इन्होंने कि अपनी प्रखर व्यंग्य शैली के लिए प्रख्यात हैं। कौन? पांडे बेचन शर्मा उग्र। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर अपने उग्र विचार व्यक्त किए हैं। जैसे 1922 ईस्वी से लेकर जीवन के अंत तक वे लिखते रहे हैं। उनके निबंध में जीवन यथार्थ, याद रखना है, जीवन यथार्थ की कटुता ही प्रखर
व्यंग्य के रूप में व्यक्त हुई है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि मैं दर्पण हूँ वह जिसके सामने वर्तमान अशांत। क्या बात है कि मैं दर्पण हूँ वह जिसके सामने वर्तमान अशांत है, यानी मचलता रहता है। कौन कह रहा है कि मैं दर्पण हूँ वह जिसके सामने वर्तमान अशांत, विश्व सदैव ताता था नाच रहा। दो निबंध लिखे हैं किसने? पांडे बेचन शर्मा। अब आते हैं वासुदेव अग्रवाल, इनके बारे में। इतिहास एवं संस्कृति के अन्वेषक हैं, अन्वेष करने वाले, उन अध्येता, विचारक एवं व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध थे। आपके याद रखना पृथ्वी पुत्र, एक निबंध इनका कौन सा है? पृथ्वी पुत्र, जो कि 1949 में है। बहुत अच्छी बात। माता भूमि कला और संस्कृति 1958 में, वासुदेव शरण अग्रवाल का। एक कौन सा है भैया? पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है वासुदेव अग्रवाल का, पूछा गया कई बार। पृथ्वी पुत्र 1949, माता भूमि या कला और संस्कृति 1958, वेद विद्या 1959, वाग्धारा 1966। तो पृथ्वी पुत्र पूछेगा 49, माता भूमि या कला और संस्कृति 58, वेद विद्या 59, वाग्धारा 66। पृथ्वी पुत्र 49, माता भूमि कला और संस्कृति 58, वेद विद्या 59, वाग्धारा 66। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ये रही आपकी। एक तो पृथ्वी पुत्र हो गया 1949 हो गया, ठीक। माता भूमि कला और संस्कृति 1958 हो गया, हाँ ये भी से। वेद विद्या 1959 हो गया, हाँ। और वाग्धारा 1966। तो 3 हो गए। कौन कौन से? एक तो बच्चा पृथ्वी पुत्र 1949, माता भूमि कला और संस्कृति 58, 58, वेद विद्या 59, वाग्धारा 66। पृथ्वी माता, आपको पता है कि पृथ्वी हमारी माता है, ठीक है। और वासुदेव जी कहते हैं कि वेद भी पढ़ो। याद रखना, पृथ्वी हमारी माता है, वासुदेव कहते हैं वेद पढ़ो, ठीक। तो ये किसके निबंध होंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे पढ़ते हैं तो आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह। डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर राजबली पांडे भारतीय इतिहास को राष्ट्रीय दृष्टि से देखने वाले प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ एवं इतिहासकार थे। पुरातत्वज्ञ यानी पुरातत्व का ज्ञाता, पुरातत्वज्ञ एवं इतिहासकार थे। आपके इतिहास संबंधी शोधपूर्ण निबंध हिंदी के गौरव हैं। हिंदी के क्या हैं? गौरव हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन के 2 निबंध संग्रह हैं। एक कौन सा बच्चा? नए पुराने झरोखे, जो कि कब लिखा गया? 62 में। नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ। नए पुराने झरोखे 62, टूटी छूटी कड़ियाँ 73, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो लिख लीजिए नए पुराने झरोखे 1962 में लिख लेते हैं, टूटी छूटी कड़ियाँ लिखते हैं 1973। नए पुराने झरोखे 62, टूटी छूटी कड़ियाँ 73। नए पुराने झरोखे बच्चा कब? 1962 में, टूटी छूटी कड़ियाँ 73 में। नए पुराने झरोखे 62, टूटी छूटी कड़ियाँ 73 प्रकाशित हैं। इन निबंधों में इनका साहित्यिक जीवन खूब अनुभव हुआ है, संस्मरणात्मक शैली में साकार हो उठा है। बात समझ में आ रही है? आगे अगर तो बढ़ते हैं तो पंडित आते हैं, पंडित परशुराम चतुर्वेदी। क्या नाम है? पंडित परशुराम चतुर्वेदी। पंडित परशुराम चतुर्वेदी धर्म, संस्कृति, साहित्य और दर्शन के विद्वान हैं। आपके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर लिखे गए कई निबंध यहाँ प्रकाशित हैं। याद रखना, नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ आपसे पूछेगा तो बच्चे। अच्छा, आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं, ठीक है, टूटी छूटी। और चाहे बच्चे नए हो या पुराने हो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध पूछे जा सकते हैं किसी प्रकार से याद रखना। अब देखते हैं इनके निबंध परशुराम चतुर्वेदी के कौन कौन से। एक तो आएगा मध्यकालीन प्रेम साधना, जो कि कब लिखा गया? 1952 में। मध्यकालीन प्रेम साधना बच्चा, मध्यकालीन प्रेम साधना परशुराम चतुर्वेदी। मध्यकालीन प्रेम साधना परशुराम चतुर्वेदी। मध्यकालीन प्रेम साधना
परशुराम चतुर्वेदी। मध्यकालीन प्रेम साधना किसका है भैया? परशुराम चतुर्वेदी का है। बच्चा इस बात को याद रखना, मध्यकालीन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन प्रेम साधना 1952, मध्यकालीन प्रेम साधना 1952। और मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ 1955 में। साहित्य पथ 1961 में। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं 1962। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी? परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर पंडित परशुराम चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। सहज लालित आपके निबंधों की विशेषता है। आपके व्यंग्य विनोद की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। गंभीर विचारों को भी आप सुबोध बनाकर उपस्थित करते हैं। समझ रहे हो कि गंभीर विचारों को भी आप सुबोध बनाकर उपस्थित करते हैं। जैसे एक तो हो गया पंचपात्र, दूसरा है पद्मवन, कुछ तथा और कुछ और कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचपात्र, पद्मवन, कुछ तथा कुछ और, कुछ तथा और कुछ। ये किसके हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध। आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह आपने साहित्य, धर्म, समाज आदि सभी विषयों को संदर्भित करके अपने निबंधों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, अपने निबंधों को प्रस्तुत किया। सियाराम शरण गुप्त के निबंधों में उनकी आत्मा की आर्द्रता पूर्णतः प्रतिफलित हुई है। उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को अनुभूति के स्तर पर स्पर्श किया है और मुक्त भाव से उन्हें अभिव्यक्त किया है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सियाराम शरण गुप्त के निबंध में उनकी आत्मा की आर्द्रता पूर्णतः प्रतिफलित हुई है। ठीक है, उनके भाव संपूर्णतः दिखाई दिए हैं। उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को अनुभूति के स्तर पर, जैसे जैसे अनुभूत किया, स्तर पर स्पर्श किया और मुक्त भाव से उन्हें अभिव्यक्त किया। एकदम खुलेपन से बता दिया, खुल्लम खुल्ला वाली बात बता। सियाराम शरण गुप्त इनका ये ऊपर का छोड़ दो, बात ये है कि इनका एक निबंध है झूठ सच। अब आपसे पूछा जाएगा झूठा सच, वो उपन्यास है। यस पाल उनका एक उपन्यास है झूठा सच। ठीक, वो है ये उपन्यास। अगर आपसे पूछ लिया गया झूठ सच निबंध किसका है, कितनी अच्छी बात है। तो किसका हो जाएगा बच्चा? ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, नहीं, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त, ये रहे सियाराम शरण गुप्त। ठीक, झूठ सच किसका है? सियाराम शरण गुप्त का। ठीक है, फिर आते हैं श्री वियोगी हरि। श्री वियोगी हरि के निबंध हमेशा रखना भाव प्रधान है, भावनाओं से जुड़े हुए। उन्होंने गद्य गीत, याद रखना कौन सा? गद्य गीत अधिक लिखे हैं। उनके विचार प्रधान निबंधों में भी एक तरह की भावात्मक तन्यता लक्षित होती है। आपने कुछ व्यंग्य प्रधान व्यक्तिक निबंध भी लिखे हैं। ऐसे निबंधों का एक संग्रह यो भी तो देखिए। देखो कौन सा निबंध संग्रह है? यो भी तो देखिए 1958, यो भी तो देखिए 1958, यो भी तो देखिए 1958 नाम से प्रकाशित। इसमें विविध माध्यमों से वियोगी हरि जी ने अनेक समस्याओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सद्गुरु शरण अवस्थी, क्या नाम है? सद्गुरु शरण अवस्थी मुख्यतः याद रखना विचारात्मक निबंध लेखक हैं। उनके विचारात्मक निबंधों में उनकी विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण कभी कभी उलझाव लक्षित होता है। आपने मनोभाव के संबंध में भी विचार विमर्श किया है। ठीक है, विमर्श किया है। बुद्धि तरंग, एक कौन सा है? बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, याद रखना सब तरंग के निबंध हैं। कौन? तरंग के सद्गुरु शरण अवस्थी। अब आपको बता दूं, हालांकि ये सब आपको बोरिंग लग रहा होगा कि यार रामचंद्र तिवारी इतनी मोटी कैसे पढ़ा जाए,
मत पढ़ो बच्चा, कोई ज़रूरी नहीं है। 200 सीट 150 सीट निकलती हैं और आपको पता है सब जगह जगह से विश्वविद्यालय से बच्चे पढ़ रहे हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में नेट हो रहा है उनका, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी पहली बार में बन जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो पढ़ रहे हैं। जिनको एग्ज़ाम निकालना है वो गहराई से पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, ठीक है। कोई ना किसी टीचर के पास ना किसी व्यक्ति के पास कोई मूल मंत्र नहीं होता कि आइए बच्चा हम आपको 2 गोली देंगे, रात में खा लेना, सवेरे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने लायक होंगे। पढ़ना पड़ेगा, इससे कोई दो राय नहीं। और शॉर्टकट तरीका मत अपनाओ, ठीक है। तो ना जाने आपको पढ़ने में तो शॉर्टकट तरीका मज़ा आता है, आप बिल्कुल सही, हम समझते भी हैं पढ़ने में, ठीक है। पर उससे क्या सिलेक्शन नहीं होता है, ज्ञान हो, जानकारी हो जाएगी, सब कुछ है, ठीक है, मगर सिलेक्शन गहराई में जब पढ़ोगे तभी होगा। आपको तो पता है कि जेआरएफ भी देखा जाए तो नेट जेआरएफ में, ठीक है, लाखों फार्म पढ़ते हैं, हिंदी में ही ले लो, और फिर उसमें मात्र 100-200 लोगों का ही जेआरएफ होता है, मुश्किल से 1% भी नहीं होता है जेआरएफ। तो इस बात को तो आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हो? चलो, तो बुद्धि तरंग, विचार तरंग और साहित्य तरंग किसके हैं, किसके निबंध है बच्चा? पर सतगुरु शरण अवस्थी। अब आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में समझते हैं। देखो, ये है पंडित माखन लाल चतुर्वेदी। अपने मार्मिक संस्मरणों और गद्यात्मक सूक्तियों के लिए प्रसिद्ध, मार्मिक संस्मरणों और गद्यात्मक सूक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आपका निबंध संग्रह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा? अमीर इरादे गरीब इरादे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे, 1960। अच्छा, आपको पता है वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, इरादे सबके होते हैं कि एक बार माखन मिल जाए, माखन चोरी कर लो। वो चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, सबका, सबकी एक ना एक क्या होगी, सबकी एक ना एक दिन सबकी पड़ी रहेगी कि माखन खा लो। इरादे सबके हैं माखन खाने के। तो याद रखना, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 में आया था। बस 60 साल का जो बुढ़ा होगा वही माखन के, ज़्यादा नहीं, पर जो छोटे बच्चे माखन दे दो मम्मी, मक्खन खाएंगे, मक्खन खाएंगे। याद रखना, अमीर इरादे गरीब इरादे, माखन लाल चतुर्वेदी। क्या होगा? माखन लाल चतुर्वेदी। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी समस्त रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली, याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली शीर्षक से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनमें खंड 2 और खंड 3 में आपके सभी प्रकार के निबंध संग्रहित हैं, ठीक। आपके निबंधों में याद रखना व्यंग्य, भाव चित्र, विचार और कथात्मक जो है संसद का अद्भुत सम्मिश्रण है। निबंध छोटे छोटे किंतु चुभने वाले माखनलाल चतुर्वेदी के, उनमें एक निजी विशिष्ट भंगिमा भी आपको नजर आएगी। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखना, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत तथा ललित निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, ललित निबंध। संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, ललित निबंध। संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, ललित निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध। आपकी माटी की मूर्तें जो कि 1941 से, ये तो 46 में हिंदू रामचंद्र और 41 मानते हैं, कहीं कहीं माटी की मूर्तें 46 में मिलता है, पर ये रामचंद्र ओरिजिनल बुक से है, सोचने लायक बात है। नामक रेखा चित्र बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। आपके ललित निबंधों का संग्रह एक याद रखना, वंदे वाड़ी विनय, वरदे वीणा वादनी, याद रखना, वंदे वाड़ी विनय, जो कि 1953 में लिखा गया, 1953 में, महत्वपूर्ण है। बेनीपुरी जी का एक सहृदय व्यक्ति है, उनके निबंधों में यह सहृदयता छलक उठती है।
इसीलिए उनके निबंधों में एक प्रकार का तरल आवेग उच्छलित हुआ है। उनकी भाषा अत्यंत सजीव, चपल और फुदकुरी हुई है। उसमें लोक जीवन की मिठास, स्थितियों को मूर्त करने की क्षमता और सहज नाटकीयता है। सहज नाटकीयता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सहज नाटकीयता है। फिर आते हैं इलास चंद्र जोशी। इलास चंद्र जोशी गंभीर चिंतन खूब करते हैं, विवेचन और विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है बंदा। गंभीर चिंतन, विवेचन, विश्लेषण, गंभीर चिंतन, विवेचन, विश्लेषण, गंभीर चिंतन, विवेचन, विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। आपकी चिंतन पद्धति की विशेषता है वस्तु सत्य के अंतर्वर्ती उच्च तक पहुँचने के निरंतर चेष्टा। इसी कारण आप मनोवैज्ञानिक चिंतन से विशेष प्रभावित हैं। आपके विचारात्मक निबंधों के कई संग्रह प्रकाशित हैं। याद रखना, इनमें एक है साहित्य सर्जना 1938। बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं भाई, इसको नहीं भूलना। इलास चंद्र जोशी के निबंध लिख लीजिए कहीं साइड में, इलास चंद्र जोशी के निबंध लिखिए। ये है जोशी जी, ठीक है। इनके निबंध बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन सा? एक तो इनका निबंध है साहित्य सर्जना, ठीक है, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन। अच्छा एक बात है, जोशी जी के निबंध सब क्या हैं? नए चीज़ को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, साहित्य की सर्जन करने की बात कर रहे हैं, उसकी विवेचना बात कर रहे हैं, उसका विश्लेषण करने का मन है, उनका साहित्य पे चिंतन करने का मन है। तो याद रखना 38-34 साहित्य चिंतन का सबसे पहला है 1934 में, फिर साहित्य सर्जन 38 में, फिर विवेचना 43, विश्लेषण 53, और एक और है देखा परखा 1957। देखा परखा 1957, देखा परखा 1957, ठीक है। चलो यशपाल को हम कल पढ़ेंगे, ठीक। यशपाल से हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, बोरिंग ना हो, क्योंकि इतिहास है, हम जानते हैं बोरिंग होती होगी। आप जितनी एक एक क्लास में दे रहा हूँ, आपको एक एक क्लास पढ़ते जाइए, ठीक है। और आपको पता ही नहीं चलेगा रामचंद्र तिवारी कब पढ़ेंगे, हमारे पास खूब समय है, ठीक है, रामचंद्र तिवारी पढ़ने का। और पढ़ना आधा घंटा पढ़ोगे तब भी आपकी अच्छी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट किया करें कि सर हाँ सीरीज चल रही है, अच्छी चल रही है, कम से कम मुझे पता तो चले कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या रहेगा। तो एक बार कमेंट कर दें कि हाँ मुझे सर नहीं समझ आ रहा है, अब इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। बाकी आपकी कविता की क्लास मैंने शुरू कर दी है, अभी नागमती वियोग खंड का एक भाग जा चुका है और अगला भाग किसी के साथ में आने वाला है, कल आज ही आ जाएगा, ठीक है। जब ये क्लास देख रहे होंगे तो उसका अगला भाग नागमती वियोग खंड में उसी के साथ में आएगा। अच्छा दूसरी बात, जिस भी बच्चे को यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, ठीक है, और नया नया है कहाँ से क्या पढ़ूँ, तो उस नोट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जो कि इस बार जून में हर एक प्रश्न जितना मैंने पढ़ाया है वहीं से आए हुए हैं। यानी कहानी, नाटक, निबंध, कहा, कविता, इस सब अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है, संपूर्ण पढ़ाया है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस नंबर पर संपर्क करें बच्चा 97 21 56 58 और 75, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है, ठीक। आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास ये रहते हैं, वे बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू, ठीक है, जो आपने अभी तक मेरे साथ अपना कीमती समय बर्बाद किया, ठीक है। बर्बाद नहीं बच्चा, पढ़ोगे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बच्चा, मैंने भी तुम समझ लो कि बेहतर तरीके से पढ़ाने की सोची है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। चलो तो ये रही रहते हैं, रखते हैं अंतिम क्लास आज।